प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। हर साल हम सबको प्रतीक्षा रहती है भारत सरकार द्वारा जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में जिस तरह जिक्र किया, बहुत सारे लोगों ने उनके पास चाहे चिट्ठियों के जरिए या संदेशों के जरिए ये बात पहुंचाई कि 25 जनवरी की तारीख जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है उनको प्रतीक्षा रहती है। इसका आशय ये है कि हम सबको ऐसी विभूतियों, ऐसी व्यक्तियों के बारे में जानने की उत्कंठा रहती है जो तमाम अलग अलग क्षेत्रों में समाज के लिए, देश के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में इस बात का उल्लेख किया कि हमें ऐसे पद्म अवार्डीज, ऐसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित विभूतियों के बारे में जरूर जानना चाहिए। और आज के कार्यक्रम में हम ऐसी ही 2 विभूतियों से आपको मिलवाएंगे, खासतौर पर ऐसे जो जनजातीय क्षेत्र और परंपराओं में रहते हुए उन परंपराओं को न सिर्फ जीवित रखा है, संरक्षित किया है, बल्कि उसे और ज्यादा समृद्ध भी कर रहे हैं। और इस क्रम में हम बातचीत शुरू करें उसके पहले हम चाहेंगे, और आप भी मुझे लगता है चाहेंगे, कि मन की बात का वो अंश हम सुने माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, और उससे हमको प्रेरणा और दिशा भी मिलेगी कि हम इस कार्यक्रम को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। तो आइए पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो अंश। साथियों, देहरादून के वत्सल जी ने मुझे लिखा है कि 25 जनवरी का मैं हमेशा इंतजार करता हूं, क्योंकि उस दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। और एक प्रकार से 25 तारीख की शाम ही मेरी 26 जनवरी के उमंग को और बढ़ा देती है। जमीनी स्तर पर अपने समर्पण और सेवा भाव से उपलब्धि हासिल करने वालों को पीपल्स पद्म को लेकर भी कई लोगों ने अपनी भावनाएं साझा की है। इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में जनजातीय समुदाय और जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व रहा है। जनजातीय जीवन शहरों की भागदौड़ से अलग होता है, उसकी चुनौतियां भी अलग होती हैं। इसके बावजूद जनजातीय समाज अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जनजातीय समुदाय हमारी धरती, हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। देश और समाज के विकास में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए काम करने वाले व्यक्तित्वों का सम्मान नई पीढ़ी को भी प्रेरित करेगा। इस वर्ष पद्म पुरस्कारों की गूंज उन इलाकों में भी सुनाई दे रही है जो नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। अपने प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गुमराह युवकों को सही राह दिखाने वालों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। साथियों, इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में कई ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने संगीत की दुनिया को समृद्ध किया है। पद्म पुरस्कार पाने वाले अनेक लोग हमारे बीच के वो साथी हैं जिन्होंने हमेशा देश को सर्वोपरि रखा, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो सेवा भाव से अपने काम में लगे रहे और इसके लिए उन्हें कभी किसी पुरस्कार की आशा नहीं की। वो जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके चेहरे का संतोष ही उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। ऐसे समर्पित लोगों को सम्मानित करके हम देशवासियों का गौरव बढ़ा है। मैं सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम भले ही यहाँ नहीं ले पाऊं, लेकिन आपसे मेरा आग्रह जरूर है कि आप पद्म पुरस्कार पाने वाले इन महानुभावों के प्रेरक जीवन के विषय में विस्तार से जानें और औरों को भी बताएं। श्रोताओं, आज जिस शख्सियत से हम बातचीत की शुरुआत करने जा रहे हैं वो हैं उषा बारले जी। उषा जी जो हैं वो भिलाई के पास एक गांव है कोहका, वहां की रहने वाली हैं। पांडवानी में बहुत प्रसिद्ध नाम है, और आज उनसे पहले हम बातचीत करने जा रहे हैं जिन्हें पद्मश्री से इस बार सम्मानित किया गया है। उषा जी, सबसे पहले तो स्वागत और बहुत बहुत बधाई इस सम्मान के लिए आपको। नमस्कार सर, धन्यवाद। ये पांडवानी की आपकी परंपरा तो है ही है, लेकिन मुझे एक बड़ी खुशी ये बताते हुए श्रोताओं को हो रही है कि आकाशवाणी के साथ भी आपका बड़ा नजदीकी रिश्ता है ना? जी जी जी। कैसे, आप बताइए। सर, मैं आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हूँ। मेरे को बहुत दिन हो गए सर। हाँ। मैं वहाँ तो A ग्रेड की कलाकार हूँ। क्या बात है। तो आपको जो हमारी ये परंपरा है पांडवानी की, उसके क्षेत्र में योगदान के लिए आपको सम्मानित किया गया पद्म पुरस्कार से। कब आपने शुरुआत की थी वैसे? सर, ऐसे तो मेरी उम्र 5-7 साल की थी, सबसे मैं गुनगुनाना शुरू कर दी। और 7 साल की उम्र से मैं ऐसे ही हमारे गांव में छठी होते हैं, या अब तो उसको बर्थडे कहते हैं। अच्छा। सही तो कह रही हैं। हाँ, छठी वट्ठी जैसे होने थे ना। हाँ। और
और गांव में कुछ कुछ त्योहार वगैरह नहीं होते, दीपावली मनाते हैं, जी, जी। होली मनाते हैं, और हमारे छोटे छोटे बुजुर्ग लोग हरियाली त्योहार है, पोला त्योहार है, ऐसे हमारे गांव की जो परंपरा बुजुर्ग लोग मनाते थे, हाँ हाँ वो त्योहार में हम लोग मस्त 2 घंटा 4 घंटा खाना पीना खाए के बाद में फिर हाँ। अपना पंडवानी गान शुरू कर, चलो रे गाँव रे लड़का हो तुम्हारा गाना आते के अच्छा। हमारे घर के सियान बुजुर्ग लोग मस्त गाने के लिए हम लोग को लोग उत्सुक करते थे। नहीं, लेकिन उन एक लोग बात भी गाते थे, बताएं, हम लोग भी गाते थे। एक बात बताएं कि आपने कुछ सीखा हुआ था या साथ साथ गाने लगी थी अपने आप ही? सर गाना तो मैं वो जो रेडियो में जो गाना आते थे ना सर, आकाशवाणी, हाँ हाँ तो रेडियो के गाना को, रेडियो को सुन करके, रेडियो को पकड़ करके ना, अच्छा मैं ये सोचती थी, मेरे अब मैं बच्ची तो थी, हाँ तो रेडियो को पकड़ के ना उसको चारों तरफ घुमा घुमा के देखती थी अच्छा कि इसके अंदर में आदमी घुस करके कैसे बात कर रहा है करके। अच्छा हाँ, ये एकदम लोग समझ ही नहीं आया कैसे इसमें इतने बड़े बड़े आदमी हाँ। इस रेडियो के अंदर घुस के कैसे बात करते हैं। ये बिल्कुल मेरे के बिल्कुल एकदम उसको बार बार जब तक गाना नहीं खत्म होता तब तक उसको घुमा घुमा के देखते था। अच्छा जी, उसके बाद फिर घर वाले लोग, पिताजी लोग बोले, अरे पगली लड़की, हाँ। इसमें आदमी लोग नहीं घुसा है, ये सब वायर के या वो रेडियो के जो ट्रांजिस्टर है, रेडियो का कंपनी कहीं बाहर है, और यहाँ गाने वाले वहीं बैठ के गा रहे हैं, यहाँ वायरलेस जो लगा है उसमें तेरे को सुनाई दे रहा है। जी जी तो बिल्कुल। मैं भी सोचा कि वो कहाँ पे बैठ के गा रहा है, वहीं मैं भी बैठ के गाऊंगी, अच्छा। और मेरा भी आवाज रेडियो में बजना चाहिए। क्या बात है। ऐसे मेरे मन में एक इच्छा जगी। तो उसके बाद फिर मेरा उम्र तो बहुत छोटी थी उस समय, लेकिन मेरे मन की भावना वैसी मतलब हमेशा मेरे दिमाग में हमेशा कहता था कि मैं भी एक दिन रेडियो के अंदर गाना गाऊंगी, मैं भी एक दिन रेडियो के अंदर गाना गाऊंगी। तो रेडियो से सुन सुनकर आपको प्रेरणा जागी और आपके मन में ये अभिलाषा भी हुई कि आप भी इसी तरह से रेडियो पर गाएंगी। जी जी जी। लेकिन आपने मतलब गाना भी वहीं से सीख लिया होगा, कुछ जो गाने के ढंग है, कैसा गीत होता है, क्या हाँ, कहानी रेडियो होती से है? भी मेरे उत्सुकता बढ़ी, और मेरे गुरुजी और मेरे बड़े माता जी, हाँ तो उन लोग ना मेरे को सिखाने के लिए ना, उन लोग मेरे ही पीछे भागते दौड़ते थे कि अरे लड़की का ललक अलग है, तो इसको अच्छा गाना सिखाए। और इसके साथ हम लोग अपना टाइम काम बूता करके, माता जी लोग का काम ज्यादा रहते हैं घर में, जी जी तो अपने काम निपटा करके ना मेरे को 2 घंटा 1 घंटा हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो गाना रहते हैं ना, छोटे छोटे, वैसे गाना को मेरे को सिखाते थे मेरे माता जी। और मेरे फूफा जी जो गुरु बोल रहे हूँ मैं, वो चिकारा बजा बजा करके मेरे को गाना सिखाए। तो वो लोग भी पांडवानी करते थे? जी, उन लोग नाचे पार्टी के ना, पुराने जो नाच पार्टी थे ना, क्या बोलते उसको, खड़ी साज वाले लोग, अच्छा वो नाचा करते थे। मेरे पिताजी, मेरे फूफा जी और मेरे माता जी, उन लोग को जितने भी घर में जो रिश्तेदार आते थे ना गाना बजाने वाले, उसको माता जी ने खाना बना करके देती थी। तो माता जी का भी प्रेरणा जागे कि अरे कला एक दिन हासिल आता है, कला एक जीवन का बहुत बड़ा धन है, ऐसे करके। क्या बात है। अच्छा एक बात तो बताइए, मेरे माता जी ने मेरे ऊपर ना बहुत ध्यान दिया कि तू भी गाना सीख, तू भी एक दिन बहुत बड़े कलाकार बनोगे, ऐसे करके। उषा जी, मैं एक बात, बहुत सारे लोगों से बात होती है ना, एक बात समझ में आती है कि जहां परिवार में माँ बाप ने या परिवार के लोगों ने प्रोत्साहित किया, बच्चों ने बहुत अद्भुत काम किए हैं, लेकिन जब शुरू से ही दबा देते कि नहीं नहीं ये लड़की है, ये ऐसा काम नहीं करेगी, ये क्यों करेगी ऐसा, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चे सीमित हो जाते हैं, उनकी सोच सीमित हो जाती है और वो अपनी पूरी प्रतिभा को सामने नहीं लेकर आ पाते हैं। लेकिन ये सच कह रही है कि देखिए आपके जो परिवेश होता है, जहाँ आप गांव में रहती थी, तो वहाँ जो भी परिवेश रहा होगा, लेकिन माता जी ने इस बात को हमेशा आपको प्रोत्साहित किया कि आपको गाना सीखना है, आपको गाना गाना है। जी जी। लेकिन मेरे पिताजी मेरे को नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी कलाकार बने करके। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी ना चिड़ में आके, गुस्सा में आकर के मेरे को 2-3 बार मना किए है कि आप गाना बजाना मत गाओ, आप लड़की जात हो। अच्छा। हमको लड़का जात को तो बाहर जाने में बहुत दिक्कत होता है, तो आप लड़की जात कैसे निपटाओगे, कैसे जाओगे? अच्छा। लड़की जात को तो दिक्कत होगा, अभी छोटे हो, तो कहीं भी काम मतलब तेरा जम जा रहा है, और बड़ा हो जाओगे और आप कलाकार बन जाओगे तो आपके निपटना बहुत मुश्किल, कठिनाई जाएगा। तो इसलिए आप कलाकारी मत करो, पढ़ाई लिखाई करो करके मेरे पिताजी बहुत समझाए। मैं पिताजी की बात को नहीं मानी, गाते गई। मेरे पिताजी एक दिन गुस्सा में आकर के मेरे को कुआं में डाल दिए। अरे हाँ सर, मैं सच्ची बात बता रही हूँ, सच्ची घटना है। कुआं कितना गहरा था? ज्यादा गहरा नहीं था, मेरे को डराने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, ज्यादा गहरा नहीं था कुआं, थोड़ा सा पानी जैसे गड्ढा है। हाँ। वो मैं पिताजी डाल दी कि तू आज के बाद तू खत्म हो जाए, तेरा नाम खत्म हो जाएगा, ऐसे करके डराने के लिए। फिर उसके बाद घर वाले लोग, माता जी लोग सब
चिल्लाए पिताजी के ऊपर, अरे यार आप कैसे कर रहे हो, पागल हो गए क्या? अरे बच्चे गा रहा है, अपनी अपनी खुशी है, और हो सकता है अपने समझदारी के बाद में अपना वो आगे क्या करेगा, किसी का भविष्य को आप देखे हो? बिल्कुल। ऐसे करके फिर मम्मी लोग उसको फिर चिल्लाए है, फिर रस्सी डाल के बाल्टी डाल के फिर मेरे को निकाले। फिर उसके बाद पिताजी ने मेरे को अपने गला में लगाए है, छाती में लगाए है, बोले चलो ठीक है, मैं बहुत बड़े आपसे गलती कर दिया बेटी, अब नहीं करूंगा, आपको जो करना है वो करो। ऐसे करके फिर पिताजी ने अपने आप में फिर कम्प्रोमाइज हुए। अरे क्या बात है। जी। चलिए, उसके बाद फिर मैं जो गाना जो शुरू किया ना, हाँ। मेरे पिताजी घर के आंगन में बैठ करके, खाट में सो करके, चौरा में बैठ करके मेरे गाना सुन करके ना वो खूब रोते थे। क्यों रोते क्यों थे? कि मेरे बेटी को बाहर जाने के लिए अगर कोई बाहर भेज दिए कलाकार लोग तो मेरी बेटी कैसे निपटेगा? अरे और लड़की जात है, बाहर जाने में उसको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है करके ना, लड़की जात कैसे अपना दिन कलाकारी करेगा? लड़की जात है, और हो सकता मेरा लड़का होता तो मेरे नाम को आगे बढ़ाता। लड़की जात को मेरे को जन्म दे दिया भगवान, और मेरे लड़के में इतने कला छुपा है तो मैं खुद बता नहीं सकता करके ना, उसके मन में ना एक अलग टाइप का घुटन महसूस होता था, इसलिए पिताजी ने रोते थे। मैं उसको कहता था कि आप मत रोया करो पिताजी, मैं आपका ही नाम जागृत करूंगा दुनिया में। सही बात है। ऐसे करके ना उसको बहुत मतलब समझाते थे, लेकिन ना उसके दिल नहीं मानते थे, खुशी भी होते थे और रोते भी थे। चिंता होती थी। और एक बच्ची दिन है। उसका फिर घटना भी ये भी हुआ कि मेरे पिताजी कुछ दिन के बाद खत्म भी हो गए, क्योंकि मैं उसके ना 40-45 साल के बाद में एक ही बेटी पैदा हुई मैं। अच्छा मेरे माँ 2 है, अच्छा। तो मेरे बड़े वाले माँ की ना कोई संतान नहीं था, तो दूसरी तो शादी मेरे हुई। पिताजी ने दूसरे शादी किए मेरे माँ को, मेरे जन्म देने वाली माँ को। जी। तो मेरे पिताजी का उम्र उस समय 40-42 ऐसे कुछ रहा होगा। हाँ। तो मेरे पिताजी की मैं बहुत लाडली थी। अच्छा। तो सर मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, उसके बाद मेरे जन्म के बाद 2 साल के बाद मेरे पिताजी ने मेरे शादी भी कर दी। अरे 2 साल में? जी जी, ये मैं 2 कैसे? साल की थी तो मेरे पिताजी ने वही पड़ोस के, वही अब हम लोग पहले छत्तीसगढ़ में चलते थे, कर्रा भामा छोटे छोटे बच्चे में शादी कर देते थे। चलो ठीक है, तेरा भी लड़की होगा मेरा भी लड़की होगा तो हम एक मित्र बन जाएंगे। हाँ। या एक आपका लड़का हो जाएगा मेरा लड़की हो जाएगा तो समधी बन जाएंगे। समधी बन ऐसे उन लोग ना बैठे बैठे बात करते थे पहले, और वैसे हो भी जाते थे, और वैसी शादी मेरा भी हुई है। अच्छा। तो मेरे पतिदेव 7 साल के थे और मैं 2 साल की थी। मेरे पिताजी की सोच है कि मैं अगर मर जाऊंगा तो मेरी बेटी का शादी कौन करेगा और कैसा होगा मैं नहीं देख पाऊंगा, तो कम से कम मैं अपने जीती जीती शादी कर दूं। ऐसे करके ना मेरे पिताजी मेरे बचपने में ही शादी कर दिए, और शादी करने के बाद फिर मैं 10 साल की थी उस समय फिर मेरे पिताजी खत्म हो गए। शादी को उसके बाद में जब खत्म हो गए ना, हाँ। तो फिर मैं अपने पति के साथ, वो तो हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते थे पारज में। जी जी। तो बाटी भौरा खेल कूद जितने भी हमारे छोटे बचपना में जो खेल कूद है मैं अपने पति के साथ खेली हूँ। बस्ती वाले लड़का के साथ खेले हैं, 50 बच्चे के साथ हम लोग टीम चलाते थे जब छोटे थे। तो अच्छा। हमारे गुरुजी स्वर्गीय महत्तर दास बघेल जी और मेरी माता स्वर्गीय सुकुआरो बाई जांगड़े, इन लोग दोनों मिल करके हम लोग का टीम बनाए। अच्छा। जितने भी बस्ती में बच्चे थे ना सबको एक साथ गाना बजाना सिखाया। उषा जी, आपकी बात सुनकर तो ये साफ साफ लगता ही है कि बचपन से ही आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में इस वर्ष के पद्मश्री से सम्मानित 2 विभूतियों से हम बातचीत कर रहे हैं, जिसमें से अभी जो बातचीत चल रही है वो है पंडवानी की सुविख्यात गायिका उषा बारले जी से। आइए उषा जी से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा उषा जी, शादी तो आपकी हो गई बचपन में, लेकिन गवना कब हुआ? मतलब आपकी विदाई कब हुई? ससुराल आप कब आई? मम्मी लोग बोले कि अब बड़े हो गए तो अब विदाई के हमारे नियम, बुजुर्ग लोग जो नियम बनाए हैं उस नियम के अनुसार विदा कर दिए, ससुराल गौना करा दिए। हाँ, तो गौना करा दिए। तो मेरे पति जी उस समय पढ़ रहा था, ITI कर रहा था, 14 साल की मेरी उम्र थी। अच्छा। उस समय मेरे को विदाई कर दिए मम्मी लोग। फिर ससुराल में गया, पति पढ़ रहे थे, फिर हमारे घर गृहस्थी बहुत, अब जीवन तो चलाना है घर गृहस्थी में, और कोई संभालने वाला तो नहीं थे। सास ससुर लोग भी बहुत बुजुर्ग थे। तो फिर मैं बहुत संघर्ष किया। फल का, केला, संतरा, मौसम्बी, जो भी मंडी में फल आता था, सब्जी वगैरह सब मैं बेचती थी सर, मैं काम करती थी बहुत। अच्छा, उसको बेचती थी लाके? हाँ। और फिर मेरे कुछ दिन के बाद फिर मेरे पति का फिर BSP में सिलेक्शन हुआ, फिर उसको नौकरी मिल गया स्टील प्लांट भिलाई में। अच्छा, तो ये बताइए कि जब ससुराल आई तो आपका गाना बजाना चल रहा था कि बंद हो गया था? वही तो बता रही सर क्योंकि ये भी एक तो मेरे साथ बचपन से भी जुड़े थे। हाँ। वो भी गा बजा रहे थे। लड़की दल में मैं गाना गाती थी, लड़के दल में वो गाना गाते थे। हाँ। मेरे सास ससुर भी बहुत खुश थे, मेरे को कभी मना नहीं किए। अरे वाह,
सास ससुर तो मेरे भगवान ही है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो जी, लोग जी। इस बात को समझते उसके थे। बाद उनसे सबसे बड़े भगवान तो मेरे पति मेरे को मिला, सच में। जो कभी बंद नहीं किए, न बंद करने के लिए बोले। मेरे साथ कंधे मिला करके बरसात में, आधी रात में, जहाँ भी जाना है, कहीं भी निमंत्रण किए यहाँ आने करके मेरे साथ में, अभी तक मुझे जाने और ले जाने में कभी हिचकिचाए नहीं सर। क्या बात है। सबसे पहला प्राथमिकता तो मैं अपने पति को ही देती हूँ। देखिए, आज आप जो भी हैं, हम सभी आपके पति या आपके सास ससुर परिवार के लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आपकी जो कला प्रतिभा है आपके अंदर, उसको सबने कहीं ना कहीं उसको मौका दिया, आगे बढ़ने का अवसर दिया, आपको सपोर्ट किया, आपका सहयोग किया। अच्छा उषा जी, आज ये बातचीत तो आपसे करने का हम सबको मौका मिल ही रहा है और इस कार्यक्रम में हम गीत भी सुनवाते हैं, लेकिन खुद ही जब पांडवानी की इतनी मशहूर गायिका हमारे साथ बातचीत कर रही हूँ तो मन तो ये होता है कि आप ही से मैं निवेदन करूँ कि आप ही कुछ सुनाएं, कोई पांडवानी का ही कोई रंग श्रोताओं तक पहुंचे, वो भी इस बात को समझ पाए कि क्या अंदाज होता है, क्या शैली होती है, किस ढंग से प्रस्तुति होती है पांडवानी की। उसके बाद उसके बारे में बात भी करेंगे, लेकिन कोई पांडवानी का कोई प्रसंग सुनाइए ना। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरे सना ना 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 मोहन, पर बिना बजावा तारी गुना गावे नारद। मोरे बंसी बजैयाला बंदौगा मोर भाई, आगा धेनु चरैयाला बंदौगा मोर भाई। तो का सुना है? मोरे माता यऊ कुंती के जी, मोरे 5 जन बेटाएगा, मोरे माता गणधारी के भैया, मोरे 100 जन बेटा जी, मोरे माता गणधारी के भैया, मोरे 100 जनी बेटा जी। ये महाभारत की कथा बहुत गहरा है, जितने इसके अंदर घुसते जाओगे तो अच्छे अच्छे बात सुनने को और कहने को बोलने को मिलेंगे सर। तो यही महाभारत पांडवानी है, बहुत सारा कहानी है जी। बहुत सुंदर उषा जी, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो प्रसंग है आपने महाभारत से प्रस्तुत किया, तो पांडवानी क्या नाम जो है वो पांडवों से कहीं जुड़ा हुआ है? महाभारत की ही चर्चा इसमें होती है, प्रस्तुतियां होती हैं? जी जी जी। बात यह है सर कि वो महाभारत की कहानी है, लेकिन अब हम लोग 5 पांडव है और उसी के वाणी को हम लोग अपने संगीत में पिरो के कि भीमसेन ऐसा कहा, धर्मराज ये बोला और कर्ण अर्जुन ने ऐसा बोला, तो ऐसे करके उसको पांडव कर दिए। तो पांडव के जगह में उसको वाणी लगा दिए कि पांडवानी। अच्छा। तो पांडवानी को पिरो का महाभारत की कहानी को पांडवानी के रूप में, पांडव की कहानी को, पांडव की वाणी को, पांडव की किस्सा को हम लोग अपने गाने की तरीके में, भजन की तरीके में पिरो के गा रहे हैं, तब उसी के नाम को पांडवानी दे दिए। पर लेकिन इसमें सिर्फ गाते तो नहीं है, इसमें तो पूरा अभिनय भी मुझे लगता है, पूरा जी 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 जी। मैं खुद ही उसको आपको कोशिश करके बता रहा हूँ सर, लेकिन आपको कैसे दिखेगा? सही बात है, मुझे लग रहा था क्योंकि बताने से ना मन में एक अलग उत्साह हो जाती। जी जी। नहीं, लेकिन बहुत से लोगों ने तो पांडवानी देखा होगा। एक बात बताइए, क्योंकि पांडवानी की इतनी एक प्रख्यात कलाकार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया तीजन बाई जी को, तो तीजन बाई जी से भी आपने सीखा कुछ? जी 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 सर, मैं अब तीजन दीदी की बात बता रही हूँ आपको। हाँ। सबसे पहले ना हमारे बस्ती में ना तीजन बाई दीदी आई। हाँ। तो स्टील प्लांट में उनका नौकरी लगी। अच्छा। तो घर किराए के लिए खोजे, तो हमारे ही बस्ती में उसको रहने के लिए घर किराए में लिए। हाँ। अच्छा। तो मेरे पास में आ गए। अब जी। तो पास में आएगा तो हम लोग को बहुत आनंद आ गया, खुशी आ गया। फिर मैं दीदी के साथ मिलने गई कि दीदी अच्छे हो गए, आप मेरे घर के तीर में आ गए, तो अब मेरे को भी सीखने के लिए मिलेगा करके। अच्छा। तो दीदी मेरे को वही बोल दिया कि हारे मैं तेरे को सिखाऊंगा, तू चिंता मत कर, तेरे को मैं रोज सिखाऊंगा गाना, तू अच्छी है, अच्छा लगता है करके दीदी मेरे को देख करके बहुत खुश हुई। उसके बाद में फिर जब बीएसपी में जब पूरा सर्विस करने लगा, तो फिर धीरे धीरे उसको बीएसपी में क्वार्टर मिल गया। तो सेक्टर 1 के क्वार्टर में वो भी थी, और मेरे भी मिस्टर सर्विस में लग गया, तो मेरे मिस्टर को भी क्वार्टर मिल गए। तो हम लोग ऐसे किस्मत में है कि दीदी जो सेक्टर में रहती थी वही सेक्टर में मेरे को भी क्वार्टर मिले। अरे वाह। जी जी। तो जब भी मन करते थे ना, तो मैं दीदी के घर आ जाती और बैठ के दीदी मेरे को बताती थी। मैं एक दिन दीदी को बोले और साहब को बोले कि सर मैं तो केला संतरा तो हमेशा यही जीवन यापन कर रही हूँ, आप ही लोग से पैसा लेकर के आप ही लोग खरीद रहे हो, मेरे केले संतरा को आप लोग पैसा दे रहे हो, उसी से मेरा जीवन चल रहा है। तो ये कैसे करो सर कि एक तो स्कूल को
रूम को हम लोग के नाम से खुला दीजिए और दीदी तीजन भाई यही हम लोग को बैठ करके गाना बजाना सुनाएगा और सिखाएगा। अच्छा। ऐसे करके मैं बोला तो सर मेरे बात को माने और दीदी भी मेरे बात को प्राथमिकता दिए। तू कहाँ की बात को सोचती रहती करके दीदी मेरे को बोले। तो सर मेरे बात को मान करके ना एक ठोक रूम को खोल दिए। फिर दीदी तीजन भाई रोज 2 घंटा मेरे को बताती थी और अभिनय के साथ चल के मचल के भीम कैसा चलता है, अर्जुन कैसा बाण मारता है, गदा कैसा घुमाता है, एक एक बात को मेरे को दीदी तीजन भाई ने ही बताया है। अच्छा। मैं दीदी तीजन भाई से कम 2 साल तक प्रशिक्षण ली हूँ सर मैं। वाह। और मैं तीजन भाई दीदी को मैं गुरु को ही समान मानती हूँ। नहीं, बिल्कुल, आपने तो इतने निकट रहते हुए उनसे इतना कुछ सीखा है। जी। तीजन भाई जी तो मेरे लिए बहुत मदद दी है। मेरे केला संतरा 5 रुपए में लेने वाले मेरे को ऐसे कितना पैसा दे देती थी तीजन, बेचारे तू खाना ऐसे करके। तो फिर मैं और बहुत सारा कलाकार को इकट्ठा करके फिर कलाकारी पूरा तन मन धन लगा के फिर पूरा कलाकारी में फिर और 7 वर्ष की उम्र से जब मुझे गाना बजाना जो मेरा चालू है तो अभी तक एक भी दिन के लिए बंद नहीं की हूँ। मेरे अभी भी जारी है। मेरे पति जी भी मेरे साथ में है। मेरे बच्चों लोग भी बहुत 4 बच्चे हैं सर मेरे। अच्छा। 2 बेटा 2 बेटी। अच्छा, एक चीज बताइए, जो आपका एक सपना था या आपके मन में प्रश्न था कि रेडियो में कोई बैठ के कैसे गाता है, तो जब आपको पता लगा कि रेडियो में तो कोई घुस के नहीं गाता, कहीं और कोई गाता है, वहां से रेडियो उसको रिसीव करके आप तक पहुंचाता है, तो रेडियो में पहली बार फिर जाने का कब मौका मिला, कैसे मौका मिला? रेडियो में जाने के लिए मेरे को 88-89 में मेरे पहले रिकॉर्डिंग किए है और दीदी पद्मश्री ममता चंद्राकर जी बहुत खुश रहती है और ममता दीदी के साथ रहते रहते मैं B ग्रेड की कलाकार बनी। उसके बाद फिर A ग्रेड की कलाकार बनी। वाह। 88-89 से मैं जुड़ी हूँ सर आकाशवाणी से। आप तो सुना है कि आप विदेशों में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, वहां भी जाके कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुकी हैं। जी 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 जी। कहाँ गई हैं आप? मैं वो दिल्ली है ना सर आपका परेड ग्राउंड। हाँ। जो 26 जनवरी में हम लोग कार्यक्रम करने जाते हैं। जी। तो वही कार्यक्रम मैं 2006 में गई थी। अच्छा। हाँ, तो मेरे को सर लोग बोला कि आप गाने पहनने में अच्छा लगती हो तो गाना वाला रोल आप ही निभाओ। ऐसे करके मेरे को हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो बड़ा साहब था ना तो मेरे को गाना पहना करके वो जो रथ में निकले थे छत्तीसगढ़ के आभूषण वाले, तो उसमें शामिल हो तो गाना पहन के रथ में मैं बैठे पंजवानी गाए। अच्छा। तमूरा पकड़ के, तो वहाँ हम लोग प्रथम स्थान मिले सर वही दिल्ली में। अरे वाह। तो उसके बाद फिर मेरे को विदेश जाने के लिए वही मौका मिला, वहीं से मेरे को चयनित हो गए विदेश के लिए। अच्छा। तो फिर 2007 में फिर मैं विदेश गई। कहाँ आपने दौरा किया कार्यक्रम के लिए? लंदन और न्यूयॉर्क गई सर, मेन जगह को बता रही। हाँ। और उसके अंदर मैं 5-7 जगह प्रोग्राम दिया। अब पता नहीं उस गांव का मेरे को नाम नहीं है, मालूम नहीं है, और उस समय उतना मेरा दिमाग भी नहीं था कि कहाँ लिखूं ऐसे करके। हाँ, सही बात है। लेकिन एक चीज बताइए कि वहाँ तो विदेश में अब भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, सब कुछ अलग है। वहाँ आप कार्यक्रम प्रस्तुत करती थी तो कैसा रिस्पॉन्स मिलता था? वहाँ लोग किस तरह से आपको देखते, सुनते या सराहते थे? वहाँ की जो सुनने वाले लोग, जो बैठने वाले थे, मतलब विदेशी लोग इतना रुचि लेते थे, बहुत रुचि लेते थे। हमारे बोली को समझ तो नहीं पाते, लेकिन जो हम लोग का आभा करते और हमारे जो गाना आभूषण है और हमारे जो संगीतकार पेटी तबला जो बजाने वाला जो सामान है वाद्य, तो ओला देख के मन बहुत खुश हो गए। बोला तो उठा के पाले मुर्गाना जो भी मन तो उनके फोटो खिंचाए। अगर की वो जो मछली रखे रहा ना सर चेकिंग वाले, तो झोला में रखे रहा में गाँव वाला। तो बार वो मशीन बजे तो सब कोई मुझे बोले कि तू क्या पकड़ा है, फिर निकाल, फिर खोल, फिर निकाल, फिर खोल। यही तमाशा हो मोर दिमाग का, जब यार यही काम करते रहता बार करके ना, जितना भी गहना था उसको निकाल के पहन लिया मैं। सच्ची बात बता रहा हूँ। और सबको मेरे को देख करके इतना खुश होने लगे कि यही चल ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ के आभूषण गानों को अपना हमको बार देखने को मिलने करके ना। वहाँ की जो विदेशी लोग बहुत फोटो खिंचाए, लेकिन हम लोग वहाँ से एक भी फोटो ला नहीं पाए सर। अरे चलिए, तो उस समय हम लोग के पास कैमरा इतना जानकारी भी नहीं थे ना सर। हम लोग एक प्रकार के अबोध थे, कुछ ज्ञान नहीं थे हमारे पास। सच बात है। पर चलिए, आपकी स्मृतियों में, आपके याद में तो वो चीजें हैं और आपने इतना जीवंत उसका वर्णन किया है वहाँ के उस समय की बात को। अब एक चीज बताएं उषा जी, क्योंकि इतने वर्षों से आप पांडवानी कर रही हैं और इतना बड़ा नाम है, आपको पद्मश्री से भारत सरकार ने सम्मानित किया है। पांडवानी को लेकर जो परंपरा है उसमें आगे आने वाली पीढ़ियों का क्या रुख है? उसमें क्या कुछ बच्चों को आप सिखाती भी हैं, तैयार भी कर रही हैं?
जी जी जी, आप तो बहुत अच्छी बात, मेरे मन की बात को आप पूछ लिए सर। जी। धन्यवाद। मैं तो ये सोची, मैं आज की नहीं, मैं तो ये बात को बहुत दिन से सोची हूँ। हाँ। और मेरा कार्य अभी भी मैं कर ही रही हूँ। अच्छा। मैं 5-7 बच्चे को सिखाना चालू तो मैं बहुत दिन से की हूँ। मेरे बच्चे लोग सब सीख गए हैं, सीख भी गए हैं। हाँ हाँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे भारत सरकार को और हमारे राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, और आप आकाशवाणी के जितने भी कार्य करे तो सब जल में धन्यवाद देवत हो जी, कि आज ये बात ला मोल बोलत हो। तो ये मोर इच्छा है, अगर सरकार का ही स्कूल खोल के मला अगर बैठा दी हाँ। तो, और एक पंडवानी स्कूल नाम दे देगा तो मैं वहाँ निःशुल्क में मैं अपने बच्चे को अपने जितने भी मेरे में ज्ञान गुण है मैं सिखा सकती हूँ सर। बहुत और अच्छा। अपने आगे पीढ़ी को मैं और ये धरोहर को बचा के, यही मेरा सोच है। बहुत समृद्ध धरोहर है। और इस बहाने देखिए उषा जी, लोगों में, आम आदमी, बल्कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनके अंदर भी वो कथा के माध्यम से मूल्य पहुंचते हैं, संस्कार पहुंचते हैं। तो समाज को संस्कारित और सुसंस्कृत करने के लिए ये परंपराएं बहुत जरूरी हैं और हमारी विरासत है इतनी खूबसूरत। आप इतना कुछ काम कर रही हैं इसके संरक्षण में, संवर्धन में, इसके विस्तार में, प्रशिक्षण में। सचमुच आपको हम नमन करते हैं और आभार इस बात के लिए उषा जी बहुत बहुत आपका कि आपने इतने दूर बैठकर इतना सारा समय, इतना सारा स्नेह से आपने बातचीत की है और हमें सब जानकारी दी है। और आपसे बहुत बहुत प्रणाम करके मैं बता रही हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी गुरु घासीदास सामाजिक चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया है। उषा जी, आप पर हम सबको बहुत गर्व है और इसी तरह से आप कला की और पंडवानी परंपरा को समृद्ध करते रहें, सेवा करते रहें और हम सबका मार्गदर्शन भी इस बारे में आप करते रहें। आज भी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी, बधाई भी और आभार आपका उषा जी बात करने के लिए हमसे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं ऐसी विभूतियों से जिन्हें इस वर्ष पद्मश्री के सम्मान से अलंकृत किया गया है। इस समय ओडिशा से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं पटायत कुमार साहू जी। उन्होंने मेडिसिनल प्लांट्स की खेती के माध्यम से जो काम किया है उसके लिए उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि उनके हिस्से में इस रूप में आई है। तो चलिए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं पटायत कुमार साहू जी का। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। आप इस समय बहुत व्यस्त हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि अब आपके काम को लेकर चर्चा हुई तो तमाम मीडिया के लोग और लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हाँ 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 हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? वो तो भारत प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के तो हम तो बहुत बहुत बधाई। हाँ। हम तो कर के लोग को दिखाई दिया है। हाँ। तो ये हमारा नहीं है, उड़ीसा वासी का है, कलांजी डिस्ट्रिक्ट का है और हमारा गांव का बासिंदा का है। क्या तो बात मेरा है। क्या मेरा कुछ नहीं। नहीं साहू जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ये अच्छी बात है कि क्योंकि सबका सहयोग मिलता है, साथ मिलता है तो कुछ और हौसला बढ़ता है, काम करता है आदमी। आप जो कालाहांडी जिला है ओडिशा में, वो गांव का नाम आपका क्या है? नांदोल, NANDOL। नांदोल। अच्छा। एक पोस्ट नांदोल। अच्छा, ये बताइए कि कितने सालों से आप ये जो औषधीय पौधों की खेती कर रहे हैं? वो तो आज से हम 40 साल हो गया। वो तो जो हमारे छात्र जीवन में 5th क्लास पढ़ने के हमारा जो कहते हैं मेरा ओजा जो कहते हैं। हाँ। ओजा। हाँ। दादी जी। मेरा पिता का पिता, हम इसको हमारा कलांजी भाषा में ओजा कहते हैं। अच्छा। तो हाँ, तब से इसी के साथ हाँ। हम इसी के साथ हमारा ओजा एक पारंपरिक वजह थे। हाँ। तो इसी के साथ हम पढ़ने के हमारा ओजा के साथ हाँ। तो बहुत बार माने पाठ पढ़ने के बाद हम जड़ी बूटी के बारे में कुछ ओजा से हम प्राप्त किए हैं। अच्छा, जो बाबा आपके यानी दादाजी जो थे उनके साथ रह रहकर आपने ये सारी चीजें सीख ली थी हैं? हाँ। अरे वाह। तो आप भी कुछ इस तरह का काम करते हैं, वैद्य वाला? हम तो कोऑपरेटिव सर्विस किया था, अभी तो हम रिटायर्ड है ना। अच्छा। तो हमारा हाँ, तो इसीलिए हम जो हमारा ओजा के पास जो विद्या था हाँ। उसको कैसे हम प्रयास करके लोग लोचन के आएंगे। हाँ। इसी से हम कोशिश चला रहा है। अच्छा। अच्छा साहू जी, एक चीज बताएं कि जब यानी आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि जो आपके बाबा जी थे, दादाजी थे, उस दादाजी उस टाइम भी आपके घर के आसपास वो जो पौधे होते हैं, मेडिसिनल प्लांट या औषधीय पौधे, तब भी आपके यहाँ लगाए गए थे, है ना, पहले से ही?
हाँ, ऐसे तो हम एक वैद्य संघ तैयार किया है। तो संघ का संपादक मैं निजे था और वैद्य का संपादक और संयोजक। हमारा संघ में 700 से ज्यादा वैद्य है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का हमारा संघ है। अच्छा। संघ माध्यम से जो ट्राइबल एरिया में जो वैद्य पहाड़ में रहते हैं, इसके साथ मिल के हम कैसे जो रियार प्लांट है इसको हम अनुसंधान करके हमारा बगीचा में हम इसको संग्रह करके एक संग्रहालय कर बना था और एक लाइब्रेरी भी था। लाइब्रेरी भी कम से कम 1500-2000 किताब भी है हमारा पास रिसर्च के लिए। अच्छा। आयुर्वेद का। हाँ, तो छोटा बड़ा 1500-2000 पत्रिका के साथ पत्रिका भी है हमारा। अच्छा। हमारा जो उड़ीसा सरकार का जो मेडिसिनल प्लांट है, उसी से हम शामिल किया। हमारा वैद्य संघ एक रजिस्ट्रेशन संघ है और वैद्य का बजट बहुत दक्ष था, इसीलिए हम इसको कैसे बचा पाए, हम इसके बचाने का दावी रहेगा। जी, तो कितना एरिया में खेती करते हैं आप मेडिसिन प्लांट का? 1.5 एकड़। तो कितने पौधे उसमें लगे होंगे? 1.5 एकड़। 1 एकड़ 50 डिसमिल। अच्छा, 1.5 एकड़ है। तो 1.5 एकड़ में कितने पौधे लग जाते होंगे, लगाए होंगे आपने? वो तो हमारा कुंडों में है, नीचे में है, पॉलीथीन सेट भी है। तो हमारा पास तो बहुत वेराइटी भी है। 3000-3500 का वेराइटी है। अच्छा। हमारा जो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में जो पेड़ लगाने का जगह कुछ था 10 करोड़ डिसमिल, उसी से भी 50 से 100 पेड़ भी हम दिया था। हमारा डिस्ट्रिक्ट में 50 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है। वो तो गवर्नमेंट दरमा पाते वो तो चला रहे हैं। उसी से हम पेड़ लगाने के भी सप्लाई किया, रियार प्लांट सप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल, एक मेडिसिन जो आदमी को दिया था, उसी से हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन अनुपान के साथ व्यवहार किया जाएगा। तो एक को काश हुआ, काश होने से एक बटिका जो काश के लिए रोगी को दिया, तो इसके साथ बटिका को खाने के डॉक्टर में मैंने कहा था कि नहीं, वो तो एक बटिका आपका जो ये है ना भाषण जी, भाषण रस में दिन में 2 बटिका, सकाल खाली पेट 1 बटिका और संध्या में खाने के बाद 1 बटिका, वही इसी के लिए। तो जैसे कि हमारा पेशेंट कभी भी परेशान नहीं होगा। तो हमारा आयुर्वेद में जो विभिन्न प्रकार अनुपान भेद से देने का जो तकलीफ था, वही डिस्पेंसरी में तो है पेड़। इसी के पत्थर के रस के साथ 1 बटिका खाने से बहुत माने लाभ मिलता है उसको, ठीक होता है। अच्छा, एक चीज हो जाता जी, है पेशेंट की। तो आप क्या जो अपने पौधे हैं, जो औषधीय पौधे हैं, क्या आप उनसे खुद दवाई या जड़ी बूटी बनाते हैं या कहीं? हम भी पारंपरिक जो ट्रेडिशनल, जो हम तो एक ट्रेडिशनल हीलर है, तो ट्रेडिशनल पद्धति है हमारा भारत में। इसी के लिए हम ट्रेडिशनल मेडिसिन भी पेशेंट को दिया था, शास्त्रीय मेडिसिन भी बनाया था, हम शास्त्र भी लिखा था। तो हम एक पुस्तक किताब भी लिखने का प्रयास जारी रही है। वही तो कैमरा फोटो हमारा किताब में नहीं है, तो इसी से हम कलम, कागज, पेंसिल, कलर धर के बच्चे के साथ पहाड़ में जाने से जो नया पेड़ हम दृष्टिगोचर होता है, इसी को हम कैसे फूल फल सब चित्रों के साथ इसी के साइंटिफिकेशन, आंचलिक नेम, शास्त्रीय नेम, संस्कृत नेम और विभिन्न भाषा से हम लिपिबद्ध किया। अच्छा, आपने तो इतना अध्ययन भी किया है साहू साहब, मुझे लग रहा है, क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं है कि पारंपरिक तौर पे खेती घर में होती थी औषधीय पौधों की और आप उसको और अच्छे से कर रहे हैं, आपने पूरा इसका विज्ञान और इसकी परंपरा, इसकी विरासत, सब चीज के बारे में अध्ययन किया है? तो वही तो परंपरा जो आजकल जो आधुनिक मेडिसिन, जो केमिकल मेडिसिन, वो तो साइड इफेक्ट हुआ जी, तो उस लोग को सूट नहीं करता। इसीलिए हम प्रयास किया कि जो हमारा एक बात हमको बोलेंगे, जिस देश का मिट्टी, देश की हवा, देश का पानी, देश की हवा, जो देश में जो लोग जन्म लिया था, वही देश का जड़ी बूटी से इसका स्वास्थ्य भल रहेगा, रोग ठीक रहेगा। इलाज के लिए रोग भी मूल से टूट जाता है, इसीलिए हम प्रयास किया। बड़ी अच्छी बात आपने साहू साहब बताई है।
कि हम जहाँ जिस मिट्टी में पैदा होते हैं, हमारे शरीर में वहाँ की मिट्टी, वहाँ की हवा, वहाँ की पानी में जो चीजें पैदा होती हैं, उसका लाभ ज्यादा हमारे शरीर को मिलता है। व्याधि में, बीमारी में, उस तरह की चीजों से हमारा इलाज ज्यादा अच्छी तरह होता है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। अच्छा, इसीलिए देखिए, जो तमाम जनजातीय समुदाय हैं हमारे, अलग अलग जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, वो लोग अपने स्थानीय स्तर पर ही तमाम औषधि, पत्ते, पेड़, छाल, इन सब चीजों से अपने छोटे मोटे इलाज करते रहते हैं। श्रोताओं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम पद्मश्री से सम्मानित होने वाली विभूतियों से जो बातचीत कर रहे हैं, उसमें इस समय बातचीत हम कर रहे हैं पटायत कुमार साहू से, जो कि ओडिशा में कालाहांडी जिले में इस समय हैं और फोन लाइन के जरिए हमसे जुड़े हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा पटायत जी, ये बताएं कि आप इतना सारा काम आपने फैलाया हुआ है, 3,000 के करीब, 2,500 के करीब पौधे हैं आपके 1.5 एकड़ में घर के आसपास, फिर आप उस पर रिसर्च भी करते हैं, उसकी दवाइयाँ भी बनाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस काम को अकेले करते हैं या कोई आपकी मदद करता है, आपके साथ कोई और सहायता के लिए रहता है? मेरे साथ मदद करते हैं। जो हमारा आगे जो पीढ़ी है ना, इसी के लिए हमको चिंता करना पड़ेगा, क्योंकि अभी देश जैसा चल रहा है, जलवायु ये नष्ट हो जाता है। परिवेश नष्ट होने से बारिश कम जाता है, खरा बढ़ जाता है, कभी शीत खरा बढ़ जाता है। इसीलिए हम परिवेश के कैसे संतुलित रहेगा, इसीलिए भी हम कोशिश करेंगे। इसीलिए हमको आदमी भी हमको बहुत परामर्श देते जी। तो परिवार के लोग भी आपके साथ काम में लगे होते हैं, जो काम आप करते हैं? ये मेरे वाइफ हिमदस्ता से वो पेड़ पौधे पत्ते को चूना करने के मेरे को हेल्प किया है। अच्छा, क्या काम करती हैं आपकी पत्नी, मतलब किस तरह से मदद करती हैं आपकी? वो तो गृहिणी, घर का जो काम है, घर का बगीचा का पेड़ पौधे को पानी देने के भी सहयोग करते हैं। तो ऐसे मेरा छोटा बेटा भी ऐसे करते हैं। मेरा बेटा तो वो छोटा सा संस्था का पियन था, तो इसीलिए मेरे बेटे सवेरे और शाम को 2-2 घंटा मेरे को साथ किए थे। अच्छा, ये देखिए, जो आप वहाँ खेती कर रहे हैं गांव में, लेकिन क्या आपको देखकर और लोग भी कुछ इस तरह की खेती करते हैं या आप ये गांव में अपने अकेले करते हैं इस तरह से? ये नहीं, और कोई आदमी नहीं। तो हमारा जो संघ का प्रेसिडेंट है, उसी के घर में भी 10-20 डिसमिल का 500-700 पेड़ भी लगाया हो। वही एक प्रैक्टिकल नर्सरी के लिए इसको हम बहुत कोशिश किया। ये पेड़ हम लेके, हम गाद मार के उसको हम पेड़ को लगाया था। हाँ, मतलब जैसे आप कितना लगभग इससे आपका लाभ मिलता होगा? क्योंकि अगर इसको हम देखें, लाभ नहीं है, और ये तो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट, तो लोगों ने कैसे कम पैसा से आरोग्य हो जाते हैं। जो हॉस्पिटल, गरीब आदमी हॉस्पिटल जाने से तो वो तो निराश हो जाता है। क्योंकि इसका पास संबल नहीं है, इसका पास खर्चा करने का पैसा नहीं है। इसीलिए हम इसके और आगे जैसे उन्नति होगा, ऐसे हम आपको भी आने का मैं प्रयास किया जी। तो आप क्या सबका मुफ्त में इलाज करते हैं, फ्री इलाज? कुछ को फ्री भी। हमारा बगीचा में जो अभी आपको एक उदाहरण देंगे। तो एक प्रसूति महिला को फिर नहीं हुआ। अच्छा। तो इसीलिए गरीब आदमी खाने होने फिर कम जाता है, तो जड़ी बूटी हमारा पास हमारा बगीचा में भी है, इसीलिए हम फ्री भी देते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब इस तरह से आप परिवार में अपना ये काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को सिखाते भी हैं, बच्चे, कुछ ऐसे युवा पीढ़ी के लोग जो इस काम को आगे कहीं और करना चाहें, तो उनको प्रशिक्षण भी देते हैं आप? हाँ, ये तो हम लोगों को सिखाने, हमारे पास भी आने के सीखने का इसको हम अनुरोध किया। हाँ। और हमारे पास सीखने के बाद वो भी एक ट्रेडिशनल हीलर बन जाते हैं। अच्छा, जो ट्रेडिशनल हीलर आप जो कह रहे हैं, क्या करते हैं, किस तरह से लोगों को हील करते हैं, जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं? वो जो ट्रेडिशनल हीलर हमारा जितना भी है हमारा कालाहांडी में, वो तो सब गरीब आदमी है। हाँ। तो गरीब आदमी वो जो डेली वेजेस से जो काम करते हैं, लेबर श्रेणी का, वही तो संबल नहीं है। इसी के हम हेल्प करने के हम बहुत कोशिश किया। अच्छा,
हाँ। कालाहांडी में थोड़ा पहले तो काफी स्थिति खराब रहती थी, हम लोग पढ़ते थे, सुनते थे कि बहुत गरीबी है, बहुत भुखमरी है, लेकिन अब तो पहले से बहुत बेहतर हो गई है स्थिति। हाँ, कालाहांडी को कुछ डेवलपमेंट हुआ। अच्छा, अभी आप इतना सब काम कर रहे हैं औषधीय पौधों को लेकर, आपका कुछ ऐसा मन में आता है कि कोई आपने गोल बनाया, लक्ष्य बनाया कि आपको यहाँ तक इस चीज को लेकर जाना है? हम आगे जो पीढ़ी आएगा, हाँ। कोई कैसे विद्या को बच पाता है, इसीलिए भी हम कोशिश किया है। अच्छा, क्या उसमें कोशिश में किस दिशा में किस तरह का काम करते हैं आप? हम सबसे सस्ता वाहिनी स्कूल किया है, वही स्कूल का जो छात्र है इसको भी पढ़ाने का हम कालाहांडी में शुरू किया। एक सबसे सस्ता वाहिनी स्कूल, वही इसी स्कूल के बारंडरी में भी 50-100-200 पेड़ भी लगाया था, जो कि आज का जो छात्र है पढ़ने का, इसको भी हम माने सीखने का परामर्श भी दिया और मास्टर को भी परामर्श दिया, इसको गवर्नमेंट भी सहयोग किया। चलिए, बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा एक काम है, क्योंकि अपनी परंपरा के जो साथ जुड़ी हुई विधा है, पद्धति है इलाज की, और उसके लिए जो जरूरी रॉ मटेरियल जिसको कह सकते हैं कि जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, बहुत सारा तो नेचुरल भी वहाँ उगता होगा। देश में अलग अलग जगह अलग अलग तरह के ऐसे औषधीय पौधे अपने आप ही उगते हैं, नेचर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से हम सबको मिलता है। तो आप इसके लिए इतना सब काम कर रहे हैं, इसी के लिए आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अभी आपने समय दिया, बातचीत की और इतनी सारी बातें जो बताई हैं, प्रेरक बातें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी चलिए, आप इसी तरह से लोगों की सेवा कीजिए और लोगों के जीवन में अपने हुनर से, कला से, अपनी सोच से उनके जीवन को बेहतर बनाइए। जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हमने चर्चा की पटायत कुमार साहू से, और उससे पहले उषा बारले जी, जो कि पांडवानी की प्रख्यात गायिका, इन दोनों को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। और इसीलिए चूंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में इस बात का विशेष जिक्र किया था कि ऐसे विभूतियों को जिन्होंने अपने आप को समाज की बेहतरी के लिए समर्पित किया है और जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, उनके बारे में हम जरूर जानें। हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी ताकि हम ऐसे लोगों के कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को आप तक पहुंचा पाएं और हम ये समझ सकें कि लोग अपनी अपनी जगह, छोटी छोटी जगहों में भी रहते हुए किस तरह से लोगों की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे सभी लोगों को हमारा सैल्यूट है, नमन है। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अब जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।